संपूर्ण प्राचीन परंपरेचं त्या ठिकाणी असणारं महत्त्व जतन करणं आणि वर्तमानातील पर्यावरणाचं संवर्धन आणि संरक्षण करण्याच्या दृष्टिकोनातून आज या ठिकाणी सुमंगल पंचमहाभूत लोकोत्सव या ठिकाणी संपन्न होतोय। हे राज्याचे सन्माननीय मुख्यमंत्री माननीय एकनाथरावजी शिंदे, माननीय उपमुख्यमंत्री देवेंद्रजी फडणवीस, माननीय स्वामीजी आणि सर्व मान्यवरांना विनंती करतो त्यांनी दीप प्रज्वलन करून आजच्या कार्यक्रमाची या ठिकाणी सुरुवात करावी। त्याचबरोबर छत्रपती शिवरायांना देखील त्या ठिकाणी अभिवादन करावं। वर्तमानामध्ये असणारं पर्यावरणाचं महत्त्व हे किती आवश्यक आहे हे आपण पाहतो। जोशीमठ सारख्या घटना असोत किंवा अमेरिकेमध्ये आलेला मोठा महापूर असो, अनेक ठिकाणी पडणारा दुष्काळ असो किंवा तुर्कस्तानमध्ये आलेला भूकंप असो, हे बदलत्या पर्यावरणाचे परिणाम आहेत। आणि असे परिणाम जेव्हा होतात तेव्हा खऱ्या अर्थाने हा बदल करणं आवश्यक असतं। आणि हा बदल करण्यासाठी म्हणून आपण त्या ठिकाणी पूजनीय अदृश्य काळसिद्धेश्वर स्वामीजी यांच्या संकल्पनेतून आपण हा या ठिकाणचा सुमंगल पंचमहाभूत लोकोत्सव या ठिकाणी भरवतो आहोत। माननीय आयजी सर सुनील सरांना विनंती त्यांनी व्यासपीठावर यावं। माननीय आयजी सरांना विनंती त्यांनी कृपया व्यासपीठावर यावं। तमसोमा ज्योतिर्गमय, अंधारातून प्रकाशाकडे वाटचाल करणारा असं हे नवीन पर्व संपूर्ण आशिया खंडाला एक नवी दिशा देण्याचं काम या सुमंगल पंचमहाभूत लोकोत्सवाच्या माध्यमातून त्या ठिकाणी होतंय। आणि त्याचा हा शुभारंभ सोहळा या ठिकाणी संपन्न होतोय। यानंतर मी सर्व मान्यवरांचं स्वागत करण्यासाठी मी प्रथमतः स्वामीजींना विनंती करतो, सन्माननीय मुख्यमंत्री महोदयांचं त्या ठिकाणी त्यांनी स्वागत करावं। माननीय स्वामीजींच्या संकल्पनेतून या ठिकाणी तसे लोकप्रिय आणि लाडके मुख्यमंत्री जे या ठिकाणी आधारस्तंभ म्हणून इथे उभे आहेत आणि त्यांनी 15 दिवसापूर्वी या ठिकाणी आढावा घेतला होता आणि पर्यावरणाचं जतन आणि संरक्षण करण्याच्या दृष्टिकोनातून हा कार्यक्रम या ठिकाणी होतो आणि त्यांना स्मृतिचिन्ह देखील प्रदान केलं जात आहे। या कार्यक्रमाच्या आठवणी स्मरणात राहाव्यात म्हणून स्मृतिचिन्ह प्रदान केलं जात आहे। त्याचबरोबर कणेरी मठाच्या वरून हे पर्यावरण पूरक असं स्मृतिचिन्ह। यानंतर माननीय उपमुख्यमंत्री देवेंद्रजी फडणवीस यांचे या ठिकाणी स्वागत करण्यासाठी मी स्वामीजींना विनंती करतो त्यांनी त्यांचं स्वागत करावं। देवेंद्रजींचं मी स्वामीजींना विनंती करतो, माननीय उपमुख्यमंत्री महाराष्ट्राचे लाडके उपमुख्यमंत्री माननीय देवेंद्रजी फडणवीस यांचे या ठिकाणी स्वामीजी शाल, पुष्पगुच्छ आणि स्मृतिचिन्ह देऊन या ठिकाणी त्यांचा आदरातिथ्य तथा गौरव करतायत। आपण सर्वांनी जोरदार टाळ्या वाजवायच्या आहेत की महाराष्ट्र राज्याचे मुख्यमंत्री आदरणीय एकनाथजी शिंदे आणि उपमुख्यमंत्री माननीय नामदार देवेंद्रजी फडणवीस या दोघांमुळेच आजचा हा भव्य दिव्य सोहळा स्वामीजींनी साकार केलेला आहे। स्वामीजींच्या संकल्पनेतला जोरदार टाळ्या वाजवून मुख्यमंत्री आणि उपमुख्यमंत्र्यांचं स्वागत करायचं आहे। आजच्या कार्यक्रमाला उपस्थित असलेले महाराष्ट्राचे लाडके मुख्यमंत्री आणि महाराष्ट्राचे कार्यक्षम असे पर्यावरण मंत्री आदरणीय एकनाथजी शिंदे साहेब, महाराष्ट्राचे कार्यक्षम उपमुख्यमंत्री आदरणीय देवेंद्रजी फडणवीस साहेब, आदरणीय भैयासाहेब जोशी, आदरणीय काळसिद्धेश्वर स्वामीजी, आदरणीय चंद्रकांत पाटील साहेब, आदरणीय खासदार मंडलिक साहेब, आदरणीय खासदार महाडिक साहेब, आदरणीय खासदार माने साहेब, आदरणीय आमदार आबिटकर साहेब, आदरणीय आमदार शिंदे साहेब ज्यांनी या कार्यक्रमाला खूप मेहनत घेतली, हे आमच्या पर्यावरण खात्याचे सचिव साहेब, आदरणीय आमदार आवाडे साहेब, आदरणीय जाधव साहेब आणि सर्वच मान्यवर। आपला जास्त वेळ घेणार नाही। अध्यात्म
आणि शास्त्र म्हणजे सायन्स याचा संगम झाल्यानंतर काय घडू शकतं याचं उत्कृष्ट उदाहरण स्वामीजी आहेत. आणि स्वामीजी स्वतः इंजिनियर आहेत आणि अध्यात्माच्या मार्गावर चालत असताना पृथ्वीचं रक्षण कसं करायचं, विषमुक्त शेती कशी करायची, नद्यांना प्रदूषणापासून कसं वाचवायचं, अनेक विषय आहेत की जे विषय स्वामीजी मनापासून करतात. आणि स्वामीजींनी केवळ पर्यावरणामध्ये काम केलं असं नाही, तर भारतीय जी संस्कृती आहे या संस्कृतीचं जतन कसं करायचं, भारतीय संस्कृती म्हणजे काय, त्याच्यामधले संस्कार म्हणजे काय, एवढ्यापासून ते आपली शिक्षण पद्धती कशी होती. आणि शिक्षण खात्याचा मंत्री म्हणून मला अतिशय आदरपूर्वक सांगायचं आहे की आमची जी मुलं नापास होत होती, स्वामीजींनी त्यांच्यासाठी एक स्कीम तयार केली आणि त्या स्कीममध्ये त्यांचे जे भक्त आहेत, जे BEd झालेले आहेत, DEd झालेले आहेत, परंतु नोकरी करत नाहीत, यांना त्यांनी कामाला लावलं. त्या सगळ्या मुलांना हुशार बनवून पुन्हा एकदा शाळेमध्ये पाठवलं. एवढं पवित्र काम करणारे स्वामीजी आमच्या सगळ्यांचं आदरस्थान आहे. आणि तुम्हाला एकच गोष्ट सांगतो की विचार खूप असतात, परंतु विचारांची अंमलबजावणीसुद्धा व्हायला लागते. आपण ज्यावेळेला ऑर्गॅनिक फार्मिंग म्हणतो किंवा विषमुक्त शेती ज्यावेळेला म्हणतो, त्यावेळेला त्यांनी केवळ ती केली नाही, तर त्यांनी त्याचं मार्केटिंग करून दाखवलं. त्यांनी ऑर्गॅनिक गुळाचं मार्केटिंग केलं, A2 मिल्क आपण ज्याला म्हणतो, देशी गायींच्या दुधाचं मार्केटिंग केलं. एवढंच नाही, तर त्याच्यापासून वेगवेगळे प्रकार करत असताना शेणापासून रंग तयार करणं, असंख्य गोष्टी सांगता येतील. परंतु हे सांगत असताना एका गोष्टीचं निश्चितपणे कौतुक केलं पाहिजे की चांगल्या विचाराला ज्याला चांगला पाठिंबा मिळतो त्याला काय घडू शकतं, ह्याचा हा महोत्सव हे उत्कृष्ट उदाहरण आहे. आणि त्याच्यामुळे स्वामीजींचे विचार, स्वामीजींचं त्या ठिकाणी असलेलं एक्झिक्युशन म्हणजे त्याची चाललेल्या अंमलबजावणीला आदरणीय मुख्यमंत्री महोदयांनी पर्यावरण मंत्री म्हणून तेवढीच साथ दिली आणि उपमुख्यमंत्री महोदय अर्थमंत्री म्हणून तेवढीच साथ दिली. एका कॅबिनेटमध्ये सगळेच्या सगळे निर्णय हे शासनाने घेतले आणि असं हे भव्य स्वामीजींचं स्वप्न या ठिकाणी साकार होतं आहे. याच्याबद्दल मला मनापासून आनंद होतो. अनेक मठाचे स्वामीजी या ठिकाणी आलेले आहेत. या करवीर नगरीमध्ये पालकमंत्री म्हणून मी सर्व मान्यवरांचं मनपूर्वक हार्दिक स्वागत करतो आणि स्वामीजींच्या ह्या कार्याला मनापासून शुभेच्छा देतो आणि माझे 2 शब्द संपवतो. जय हिंद, जय महाराष्ट्र. ज्यांच्या संकल्पनेतून हा संपूर्ण सुमंगल पंचमहाभूत लोकोत्सव या ठिकाणी आयोजित केला जातो, आशिया खंडातला एकमेव पर्यावरण संरक्षण संवर्धन वसुंधरेची काळजी घेणारा हा जो लोकोत्सव आहे तो स्वामीजींच्या संकल्पनेतनं या ठिकाणी होतोय. मी स्वामीजींना विनंती करतो या ठिकाणी आपण आम्हाला मार्गदर्शन करावं. असितगिरी समम शात कज्जलम सिंधुपात्रे सुरतरुवर शाखा लेखनी पत्रमुर्वे लिखति यदि गृहीत्वा शारदा सर्वकालम तदपि तव गुणानाम ईश पारम न याति. ओम शांति शांति शांति. पंचमहाभूत लोकोत्सव के उद्घाटन समारोह में आगमित होकर इस कार्यक्रम की उद्घाटन किया वो हमारे महाराष्ट्र के जनानुरागी मुख्यमंत्री एकनाथरावजी शिंदे, इस कार्यक्रम के अध्यक्ष और राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के पूर्व सरकार्यवाह अब की कार्यकारिणी सदस्य, जिनके दिमाग से ये अभियान निकली थी, वो हमारे भैया जी जोशी जी, और महाराष्ट्र के अत्यंत लोकप्रिय और एक डायनेमिक मुख्यमंत्री के रूप से जिन्होंने कार्य निभाई, अब
डीसीएम के रूप में कार्य निभाने वाले और अर्थ मंत्री के रूप में कार्य निभाने वाले देवेंद्र जी, पालक मंत्री जी तो अभी चले गए, फिर चंद्रकांत दादाजी इधर हैं, फिर हमारे तीनों एमपी लोग यहाँ बैठे हैं। तो एक राज्यसभा सदस्य, 2 लोकसभा सदस्य, जिले के सभी एमएलए मंडली, योगेश जी है कोडारी की ओर से, और हमारे पड़ोस के राज्य कर्नाटक से लोकसभा सदस्य अन्ना साहब जोल्ले जी है, तो महेश जी है, और इस कार्यक्रम के सरकार की ओर से नोडल ऑफिसर हमारे प्रवीण दराड़े सर भी इधर हैं, और सौरभ जी आयुक्त जो है वो भी इधर है। तो मैं सभी का हार्दिक स्वागत करते हुए आप सब लोगों को भी मेरे हार्दिक प्रणाम। मैं हिंदी में इसलिए बोल रहा हूँ कि भारत भर से लोग आए हुए हैं, तो कम संख्या में जरूर हो सकते हैं मगर उनको परिचय हो। या महोत्सवाचा किंवा या लोकोत्सवाचा मुख्य उद्देश काय एवढंच होतं की एक जनजागृती निर्माण करणं आणि नंतरच्या काळात या जन अभियान जे आहे हे कृतिशील होण्याकरता, प्रयत्नशील होण्याकरता माणसं तयार करणं। परिस्थिति फारच बिकट है। देखिए, हर दिन हमारे यहाँ पर कैपिटा इनकम में कोल्हापुर बहुत अच्छी मानी जाती है। देश में 1 या 2 नंबर की हमारी पर कैपिटा इनकम है, मगर हॉस्पिटल की स्थिति देखा जाए तो हमारे यहाँ हर दिन 500 लोगों की रेडियोथेरेपी होती है कैंसर के लिए, उससे कहीं ज़्यादा केमोथेरेपी होती है। इतना ही नहीं है, इस पंचमहाभूतों की असंतुलन से हमारे यहाँ की स्थिति ये है कि पहले थाना में 1 ही मेंटल हॉस्पिटल था, अब हमारे कोल्हापुर में 13 मेंटल हॉस्पिटल है। ये भी सोचने जैसे बात है, जिसको हम मानसोपचार तज्ञों की आवश्यकता मानने लगे तो ये 1 ही दिन में नहीं तैयार हुआ है। तो हर दिन हमारे शरीर और मन मस्तिष्क पर जो परिणाम हो रहा है उसकी, और कुल विश्व की स्थिति, आज की पृथ्वी की स्थिति इतनी ठीक नहीं। मट्टी खराब हो चुके, जो 3 पॉइंट सॉइल कार्बन होना चाहिए था वो 0.2% पे आके टिके है। ये 0.2% में 1% में गिरावट हो जाए तो मट्टी कुछ भी उगने में सक्षम नहीं रहेगी। और मट्टी में इतनी प्रदूषित हो रही मट्टी, तो आप पूछने से कुछ नहीं होगा, करने से ही होगा। पानी प्रदूषित भी हो गए और पानी नीचे भी जा रही है जमीन से। कुल जो विश्व में पानी है 70%, उसमें कुछ हम 2-3% पानी ही पीने लायक या उपयोग करने लायक है, वह भी आज कम होती जा रहे हैं। उसका परिणाम भी आने वाले दिनों में देखिए, मट्टी पकड़ के रखने के लिए पानी की जरूरत है, वो भी पानी नहीं मिल रही, इसीलिए मट्टी का प्रदूषण बढ़ रहा है, मट्टी की क्षरण बढ़ रहा है। पानी जो है वो पीने लायक नहीं रही है। पहले तो 40 साल पहले हम किसी भी नदी नालों पे जाके हाथ से पानी उठा के पी सकते थे, आज वो पानी पीने की लायक नहीं रही है। और हवा की बात करेंगे तो हवा में जो नाइट्रोजन है सो है, मगर ऑक्सीजन के प्रमाण कमी होती जा रहे हैं, और कार्बन डाइऑक्साइड 0.03% होना चाहिए, वो अब 0.6% हो गई है। आने वाले जो 50 साल में ये हुआ है, वो आने वाले 10 साल में ही इससे भी दुगना होने वाले। ये दुगना होने से ये जो कार्बन के कण वातावरण में बढ़ रहे हैं, इससे ग्लेशियर के ऊपर जाके बैठ रहे हैं, वो ग्लेशियर पिघल रहे हैं। फिर तापमान बढ़ रही है, तापमान बढ़ने की वजह से देखिए, हमारे एक सहयोगी बता रहे थे 2 डिग्री तापमान बढ़ेगी तो 1 एकड़ में 25 टन
गन्ने की उत्पाद कम हो जाएगी। यदि 4 डिग्री टेम्परेचर अब है, इससे बढ़ेगी तो 4 फीट तक की मिट्टी है ये रेती बन जाएगी, उसमें कोई खरपतवार भी नहीं उगेगी, ये स्थिति आ जाएगी। इतना ही नहीं है, ये जो कार्बन बढ़ती जाएगी, कोई पेड़ नहीं लगाएंगे हम और इस जलवायु को हम संभालने की कोशिश नहीं करेंगे, हवा भी हमारे हाथ से निकल जाएगी और पीठ पे ऑक्सीजन की एक टंकी लेकर हमें रास्ते के घूमने की स्थिति कई दिनों में आ सकते, कई सालों में, ज्यादा नहीं है 10-15 सालों में ये स्थिति आ सकते, वैज्ञानिकों की ये बात है। वैसे ही ऊर्जा की स्थिति देखा जाए तो देश भर में ऊर्जा की निर्माण जो है नैसर्गिक साधन संपत्ति से बढ़ रही है और ऊर्जा की उपयोग भी बढ़ रहा है, उससे कार्बन भी बढ़ रहा है या प्रकृति का क्षरण भी हो रहा है। इसको यदि कंट्रोल नहीं करेंगे, क्योंकि मेरे जरूरत से ज्यादा मैं ऊर्जा इस्तेमाल करता हूं तो समस्या ये आएगी कि और किसी का थाली में मैं कुछ है उसको खींचने की कोशिश करता हूं। इसीलिए हमें जरूरत है, या स्पेस का भी यही स्थिति है। पहले तो हम बहुत स्पेस पाते थे एक एक व्यक्ति, आज जिस घर में 2 लोग रहते थे उस घर में आज 10 लोग रहने की नौबत आ गई है। इससे फिजिकल और मेंटल दोनों स्ट्रेस शुरू हो गए और जो जमीन पे ट्रैफिक जाम होता था वो आकाश पे हो रहा है और जो ब्लैक होल्स है उनकी संख्या बढ़ती जा रही है। जो जमीन से लेकर ऊपरी हिस्से में जैसे जैसे जाते हैं वैसे ऐसे अलग अलग लहरें जो थे आकाश के वो सब नष्ट होने की कगार पर है। सूरज की किरण डायरेक्ट हम तक आ पहुंचेंगे तो हम जीना भी मुश्किल हो जाएगा, ये स्थिति सबको पता है। ये होते हुए हम हमारे जीवन शैली को कुछ बदलना चाहते हैं। प्राइम मिनिस्टर जी ने ये कहा कि जीवन शैली पर्यावरण के लिए अनुकूल होना चाहिए, तो जीवन शैली ठीक है तो सब कुछ ठीक है, यह घोष वाक्य हमने भी इस कार्यक्रम में रखा। तो जीवन शैली में हम हर चीज की आवश्यकता से अधिक इस्तेमाल करेंगे तो मेरी भूख है 2 रोटी की, मैं 20 रोटी ले लिया और हर रोटी का एक एक टुकड़ा लेके उसको झूठा करके फेंक दिया तो ना मेरी फायदा होगी ना किसी का फायदा होगी। इसीलिए हमारे जीवन शैली को ठीक करने के लिए हम सोचना चाहिए करके यह कार्यक्रम के आयोजन किया है, क्योंकि हम जिस जीवन शैली की ओर आकर्षित हो रहे हैं वो देखिए 30 साल पहले ही उस अमेरिका को बताया गया था दुनिया का 5% आपकी लोक संख्या होते हुए 25% लोगों की ऊर्जा आप खर्चा कर रहे हो, यानी इतनी ऊर्जा खर्चा कर, इतना कार्बन डाइऑक्साइड आप छोड़ रहे हो, इसमें सुधार होना चाहिए, आप कुछ सुधरना चाहिए। उन्होंने स्पष्ट रूप से उसी वक्त कह दिया कि हम हमारी जीवन शैली बदलने वाले नहीं हैं, मगर हम भारतीय मानस ये नहीं है कि हम सुधर सकते हैं। हम बहुत सोच विचार रखने वाले लोगों की देश है। कुछ आपत्तियां आती है तो हम तुरंत यू टर्न में भी आ सकते हैं, वह स्थिति आज आई है, इसलिए इस कार्यक्रम के आयोजन किए है। तो इसमें हर चीज़ों की गैलरी बनाई गई है हमारे युवाओं को प्रेरणा देने के लिए। ये गैलरियां देखते देखते हम क्या करें क्या न करें इसका एक संदेश लेके जाए। फिर इधर जो अभी अभी सीएम साहब ने उद्घाटन करके आए कि जो आने वाली जो दिन है वो नया निर्मित के नहीं है, पुनर्निर्माण के दिन आने वाले हैं। हर चीज की पुनर्निर्माण या रीयूजिंग का दिन आ रहे हैं, तो उसके लिए रिसाइकलिंग गैलरी युवाओं के लिए उनको देखिए, मैंने एक देख के आया मैंगलोर में, मेरे सहयोगी एक स्वामी जी ने की है कि 8-10 गांव का प्लास्टिक इकट्ठा करते हैं, एक स्टार्टअप कंपनी स्टार्ट की है। उसमें इसी साल उन्होंने पूरा खर्चा निकाल के 42 लाख रुपीज प्रॉफिट किया। मैं जाके देख के आया। इतना ही नहीं है, जो सेग्रीगेशन करने वाली महिला है जो कन्वेयर बेल्ट के साथ खड़े होते तो 22,000 के नीचे किसी को भी तनख्वाह नहीं देते और मैनेजर को 50,000 रुपीज तनख्वाह है।
ये यशस्वी मॉडल हम यहाँ पर करने जा रहे हैं। ये कार्यक्रम संपन्न होते होते ये स्टार्टअप को हमारे युवा आए और देखे और गांव-गांव में ये स्टार्टअप प्रोग्राम शुरू हो। ये जो समस्या बनी है प्लास्टिक, इसको वेस्ट को हम वेल्थ में कन्वर्ट करके कुछ कमाई भी कर सकते हैं, रोजगार भी हासिल कर सकते हैं। उसके लिए हमारे दराड़े साहब ने बहुत प्रयास करके ये गैलरी लगवाया। इसी तरह इस पर्यावरण के लिए अनुकूल जानवरों की प्रदर्शन और प्रतियोगिता भी हमने इसमें रखा है, क्योंकि इसमें कई प्राणी देखते देखते संवेदनशील प्राणियों के सूची में चले गए, जैसे कि गधा संवेदनशील प्राणियों की, उसका उपयोग कितना है हमारे लोगों को पता नहीं, उसके दूध में कितने औषधीय मूल्य है ये पता नहीं है। देखते देखते 15,000 रुपए में 1 लीटर गधी की दूध हो गए, जो अपस्मार में काम करती है, इम्यूनिटी में काम करती है। इसलिए हमने कुत्तों की, बिल्लियों की, गधों की जो भारतीय प्रजाति है, जो 127 इको क्लाइमेटिक हमारे जोन्स जो है, एग्रो क्लाइमेटिक जोन्स है, जहां तहां का एक लोकल प्राणी के रूप में जाने जाते, उनकी रक्षा भी होना चाहिए, उनका संवर्धन भी होना चाहिए करके वो रखा। हमने 2050 में जब रखा था, हमारे डिस्ट्रिक्ट में 10,000 भी देशी गाय नहीं थी, मगर आज 6-7 साल में हमारे यहाँ करीब करीब 5 लाख गोधन बढ़ गई। तो मठ जो भी करते हैं तो उसको लोग एक्सेप्ट करते हैं। इसलिए अभी मुख्यमंत्री जी और उप मुख्यमंत्री जी ये बता रहे थे कि यही प्रोग्राम हम यदि करते हैं तो लोग इतनी आस्था से इसको स्वीकार नहीं करते। ये मठ कर रही है इसीलिए इसको स्वीकार करते हैं। तो मठ के पीछे सरकार खड़ी रही है। इस कार्यक्रम के आयोजन में हम तो सीमित साधन संपत्ति के साथ इसको संपन्न करने वाले थे, मगर मुख्यमंत्री जी ने इतना इसमें रुचि डाल दी कि वो खुद भी एक बार आए कि तैयारी क्या चल रही है देखने के लिए। देखते देखते वो हर व्यक्ति के, मुख्यमंत्री आ रहे तो इस कार्यक्रम में क्या है, उप मुख्यमंत्री ये सभी सेक्रेटरियों को बुला के इसको अमल में लाने के लिए कह रहे हैं, तो इसमें क्या है विशेषता। कई लोगों के मन में तो बहुत कुछ आ की गया। कई लोगों ने कह दिया कि सरकार कुछ प्रायोजित कर रही है क्या इसको, और कई लोगों के मन में आ गया कि स्वामी जी कुछ इलेक्शन के लिए खड़ा होने जा रहे हैं क्या, ऐसे भी लोग कहने लगे। मैंने कह दिया कि ये इस जन्म में नहीं होगा, अगले जन्म में चाहे तो मैं सोचूंगा, क्योंकि इस जन्म में जो सन्यास लिया हूं उस पर मेरी बहुत आस्था है, और सन्यास से बड़ा अलंकार इस दुनिया में दूसरा कोई भी नहीं हो सकता, ये मेरी श्रद्धा है। तो मगर वे लोग जानकार थे, उन्होंने ये जान लिया था कि स्वामी तो इस विचार के नहीं है, इसलिए इनको सपोर्ट करना चाहिए करके सरकार ने इसको अपना प्रोग्राम ही मान लिया करीब करीब। तो जो हम छोटे पैमाने पे करने चाहते थे, देखिए राजा प्रसन्नम गजभूमि दानम, यदि राजा प्रसन्न होता है तो बहुत कुछ कर सकता है। जो राजा कर सकता है तो और लोग कर नहीं सकते। तो उन्होंने अपनी इसके लिए देखिए कर्म धर्म संयोग कैसा है, हमने ये प्रोग्राम डिक्लेयर किया, कई दिनों में ही ये सरकार आ गई। उसके साथ साथ ही जो हमारे दादा साहेब है, हमारे मठ के हितैषी है, उनका तो योगदान हमेशा इस मठ के हर कार्य में रहता है। हमारे एमएलए एमपी जो ये सब लोग हमारे मठ के एक अविभाज्य घटक होते हैं। कोई भी पार्टी के हो, किसी भी पार्टी के हो, वो हमारे होते ही है। उसके साथ साथ जो दराड़े साहब है, वो यहाँ जब कलेक्टर थे तब हम हर हफ्ते मठ में आते थे। वो उसी व्यक्ति को कैसे नियुक्त किया पता नहीं मुझे, तो नोडल ऑफिसर करके नियुक्त किया। और इसी संदर्भ में हमारे वो ये कलेक्टर साहब है, वो तो दिन रात इसके लिए, इतना अच्छा कलेक्टर हो सकता है ये भरोसा नहीं कर पाएंगे, इतना रुचि उन्होंने ली इस कार्यक्रम को उन्होंने। और हर डिपार्टमेंट्स जो है इसमें, पहले बार हमने महसूस किया कि
सरकारी अधिकारी इस तरह से भी काम कर सकते हैं, यह एक विश्वास हमें इसमें देखने के लिए मिला। तो इस संदर्भ में बहुत सारे हमारी सहकारी संस्थाएं हैं, ये ऊपर बैठे हुए लोग हैं, सामने बैठे हुए लोग हैं, क्या कुछ दिया, देने वालों ने भी ऐसा बता के नहीं दिया, लेने वाले ने भी उसको पूछ के नहीं लिया, जो लिया और उसको जनता के लिए, क्योंकि इसको हम लोकोत्सव ही कह दिया था, लोगों का, लोगों के लिए, लोगों की ओर से ही होने वाले करके। तो सरकार तो किसका होता है, लोगों का ही होता है। सरकार यदि मदद करते हैं तो क्या मेरे लिए कर रहे हैं, मैं तो सन्यासी हूं, आगे पीछे ऊपर नीचे कुछ है ही नहीं है, लंगोटी ले लिया निकल पड़ा, इससे ज्यादा तो मेरा होता ही नहीं। मेरा हर दिन का खर्चा सिर्फ 10 रुपए है, वो भी भोजन का, एक ही बार करता हूं। तो जो भी है वो उन्हीं का कार्य है। तो करने के लिए हम थोड़ा जो हमाली का काम बोलते हैं ना, इसका सामान इधर रख दिया, ऐसा इतना ही हमने किया। इसलिए इन सभी लोगों को और आप लोगों को मैं बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं कि यह कार्यक्रम निश्चित रूप से घर घर तक पहुंचेगा। इतना ही नहीं, आगे आने वाले दिनों में ये रोजगार भी निर्माण करेगा ये प्रोग्राम, और इस धरती की प्रदूषण जो भी है उसको कम करने में, एक अभियान खड़े करने में सहायता मिलेगी। सबको मेरे हार्दिक प्रणाम अर्पण करते हुए रुकता हूं।